हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो गाइस, क्लास को शुरू करते हैं। जो हमारी चल रही थी क्लास 7 की एनसीईआरटी बुक्स अध्याय 6 नगर और शिल्पीजन, उसी को आगे बढ़ाते हैं। मंदिर यहाँ तक आ गए थे। मंदिर, नगर और तीर्थ केंद्र क्या थे? तंजावुर। आपको आप बता दें कि तंजावुर कहाँ पे है, तो आपको ये मैप क्लियर हो जाएगा। ए तंजावुर, औरैया के पास। अब ये आप दिमाग में रखना, तो आगे आपको एक क्लियर हो जाएगा। चलो, तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। इस सबसे मोस्ट लाइन है, तो आप इसे हेड अंडरलाइन कर लेना। तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। अब ये कितनी अच्छी हेडलाइन, नगरीकरण का प्रस्तुत करते हैं। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्तिभाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे। वे मंदिरों को भूमि एवं दान अनुदान में देते थे, जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। तीर्थयात्रियों तथा पुरोहित पंडितों को भोजन कराया जाता था और पर्वोत्सव मनाए जाते थे। मंदिर के दार्शनिक भी दान दक्षिणा किया करते थे। मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। देखो इस तरीके से, देखो मंदिर रहेगा उसके पास, आज के प्रेजेंट में ही देख लो। देखो सबसे बड़ा देखो रतनगढ़ का मंदिर है, जो उसके पास था जंगलों में, फिर भी वहाँ पे इतनी भीड़ पड़ती है दर्शनों के लिए। तो वहाँ पर कितना व्यापार होता है। वहाँ पे देखो बहुत सारी दुकानें पहुँच गई, मेले लगने लग गए। इसी की तरह एग्जाम्पल है मंदिर का। अगर बड़े बड़े मंदिर है तो वहाँ आय भी बढ़ेगी और वहाँ बहुत से लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसी तरह से समझना। मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। सने सने मतलब धीरे धीरे। समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उसके दार्शनिक एवं तीर्थयात्रियों की आवश्यकता को पूरी करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। कि वहाँ जो दर्शनीय लोग आते हैं, उन्हें जो आवश्यक चीज़ें होती हैं, तो वहाँ उसकी आवश्यकता करने के लिए वहीं पे जाके बस गए। इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। अब नगरों का विकास होगा। इसी रीति से मंदिरों का चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव हुआ, मतलब बसे। जैसे मध्य प्रदेश में भिल्लाल सोमनी भीलसा या विदिशा, जो मध्य प्रदेश का आज का विदिशा है, वो भिल्लाल सोमनी मंदिर से ही बसा है। और गुजरात में सोमनाथ, वही सोमनाथ जो उस समय गजनी ने इस पर हमला किया था, आपको याद ही होगा, जो पिछली बार पढ़ चुके। वही सोमनाथ मंदिर, इसकी बहुत ऊंची वो थी कि मतलब बहुत ही विख्यात मंदिर था। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर नगर तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुरई और आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर। तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए, जैसे कि वृंदावन उत्तर प्रदेश में, तिरुवनमलाई मंदिर तमिलनाडु में। ऐसे नगरों के दो उदाहरण हैं। अजमेर में राजस्थान 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था और आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया। यह नगर धार्मिक सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जो आप अध्याय 8 में देखोगे, यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए थे और उनके साथ अन्य श्रद्धालु भी बसे थे। इस तरीके से अब एक क्या है, इसको भी देखते हैं। कासा घंटा धातु लुप्तमोम तकनीक, इसमें तकनीक है। ये देखो, ये चित्र कौन सा है? चित्र नंबर 6 के पार्ट का पहला है। यह कांस्य मूर्ति जिसमें कृष्ण को अंग राक्षस कालिया को काबू करते दिखाया गया हो। जो आपने कृष्णा देखी हो तो ये दृश्य जरूर देखा होगा, ध्यान से देखना। अब कौन देखा? उसकी 2 रानियां होती हैं। कांसा एक मिश्र धातु होती है जो तांबे और रंगे टिन के मेल से बनती है। घंटा धातु में रागे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है। यह घंटे जैसी ध्वनियाँ उत्पन्न करती है। चोलकालीन कांस्य
मूर्ति जो अध्याय 2 में देखा था, लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। इस प्रविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद कर देते जो मिट्टी ऊपर चढ़ाई जाती थी बनाकर उसे छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल लिया जाता था। फिर चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसे छेद के रास्ते पिघली हुई धातु जैसे तामा भर दिया जाती थी। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानी पूर्वक हटा दिया जाता था और उसमें निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था। इस तरीके से बनाई जाती थी। आपको समझ में आ गई होगी। पंथों और मतों में हुआ करते थे। अंजवेर के पास ही पुष्कर सरोवर, जहाँ प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते रहे हैं। इस तरीके से यहाँ देखो आपके लिए कुछ है। अपने जिले के नगरों की सूची बनाओ और उनका एक प्रशासनिक केंद्र, मंदिर, नगरों, तीर्थ केंद्रों के रूप में वर्गीकरण कीजिए। ये आपका काम है। जरूर जो इसमें छोटे छोटे काम होते हैं आप इस पर जरूर काम किया करोगे तो आपके दिमाग में एक अच्छी इमेज बन जाएगी तो आपको अच्छे से याद रहेगा। इसके लिए रटना नहीं पड़ेगा और आप कहीं भी लिख सकते हो। जैसे यूपीएससी मेंस के लिए बहुत अच्छा है तरीका है ये। 8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बिछने लगा था। संभव उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांव से हुआ था। उनमें आमतौर पर एक मंडपिका, बाद में से मंडी कहा जाने लगा, जो अभी मंडी होती है वर्तमान में उसी को होती थी, जहाँ आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए लाते थे। उनमें ऐसी गलियाँ थी जहाँ दुकान एवं बाजार थे, जिन्हें हट या आज की भाषा में हाट कहा जाता है। इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगरों तथा शिल्पियों जैसे कुम्हारों, तेलियों, शक्कर बनने वाले, ताड़ी बनाने वालों, सुनारों, लोहारों, पत्थर तोड़ने वाले आदि के अलग अलग बाजार होते थे। कुछ व्यापारी तो नगर में स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे, जबकि कुछ अन्य व्यापारी नगर नगर घूम क्रय विक्रय करते थे। दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे घोड़े, नमक, केसर, पान, सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आते थे। ये सारे आमतौर पर कोई सामंत यानी पारवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में या इनके आसपास किले बंद कर महल बना लेता था। ऐसे सामंत व्यापारियों, शिल्पकारियों तथा उनके व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाते थे और कभी कभी इन करों के इस संग्रहण का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे, जिसका निर्माण स्वयं उनके द्वारा धनाढ्य व्यापारियों द्वारा कराया गया होता था। ऐसे अधिकारों का उल्लेख अभिलेखों में किया गया जो आज भी पाए जाते हैं। इस तरीके से ये चित्र देखो 2 बार, इसमें आपको क्लियर दिख रहा होगा उस टाइम का बाजार। देखो ये चित्र देखना, देखो नगर का एक बाजार। आप इस चित्र को ध्यान से देखा करो और अच्छे से क्लियर रखा करो तो आपको आधा तो समझ में इसी चित्रों में आ जाता है। देखो बहुत से लोग मैंने एनसीईआरटी पढ़ाते देखा है यूट्यूब पर, वो चित्रों को छोड़ देते हैं, छोटी छोटी चीज़ें छोड़ देते पढ़ाते हैं और बहुत से लोग उन्हीं को देखते हैं जो उनको पसंद होते हैं। ये नहीं देखते वो कौन इंसान क्या पढ़ा रहा है। छोटे चैनलों के पास कोई नहीं आता, मुझे पता है, पर ये ज़रूरी नहीं कि कौन क्या पढ़ा रहा है। ये देखो कि कौन इंसान है, ये मत देखो, ये देखो कौन क्या पढ़ा रहा है तो पढ़ो, फालतू को टाइम वेस्ट मत करो। बाजारों का कर एक और गया। यह राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी के अभिलेख का सारांश है, जिसमें वे शुल्क दिए गए हैं जो मंदिर प्रतिकारियों द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूल किए जा सकते हैं। शक्कर और गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तेल और पर कपड़े पर लगाए जाते थे। इसके अलावा व्यापारियों पर धातु की चीज़ें बेचने वालों, आसवकों, तेल, पशु चारे और अनाजों के ब्योरों पर भी कर लगाए जाते थे।
इनमें से कुछ कर तो वस्तु रूप में और कुछ अन्य नगद रूप में वसूले जाते थे। अब जो आज का यह प्रोडक्ट है, आज बाजार पर लगने वाले करों के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। इन्हें कौन इकट्ठा करता है, वे किस प्रकार वसूल किए जाते हैं और उनका प्रयोग किस काम के लिए होता है। इस तरीके आज के लिए वीडियो यहीं तक। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।